हेलो, हाय, नमस्कारम, वेलकम टू रीडर्स आंगन। तो आज हम अमृता प्रीतम की जंगली बूटी पढ़ेंगे। वैसे कहानी पढ़ने से पहले कहानी से संबंधित कुछ मन की बात हो जाए। आज के इस ऐशो आराम आधुनिक दुनिया में ये अगर कोई हमसे आपसे आकर कहे कि लड़कियों को पढ़ने से पाप लगता है और प्रेम करने से तो और भी बड़ा पाप, तो ये कबूल कर पाना कितना नामुमकिन सा है ना। हमारे लिए तो ये व्यंग जैसा हो जिस पर जी खोल हम हंस अपने स्वास्थ्य का इजाफा करेंगे। पर इस सच से मुंह भी तो नहीं मोड़ सकते कि बेफिक्र हो खुलकर पढ़ने लिखने का सुख आज भी कितनों को नसीब नहीं है। ये सोच कि लड़कियों को पढ़ लिख लेने से घर बर्बाद हो जाता है आज भी कायम है। बेखौफ प्रेम कर पाना तो शायद बहुत दूर की बात है, पर कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। कुरीतियों से मिली अज्ञानता में एक अलग ही सादापन और मासूमियत होता है। अमृता प्रीतम की जंगली बूटी में बूटी की करवाहट की जगह एक मासूमियत और सादेपन की मिठास है, जिसमें लिपटी गांव की अंगूरी खुद को बिल्कुल ही असमंजस और प्रेम में पर असहाय बना बैठती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगली बूटी। अंगूरी मेरे पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों के घर उनके बड़े ही पुराने नौकर की बिल्कुल नई बीवी है। एक तो नहीं इस बात से कि वह अपने पति की दूसरी बीवी है, सो उसका पति दुहाजू हुआ। जू का मतलब अगर जून हो तो इसका पूरा मतलब निकला दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी दूसरे विवाह की जून में। और अंगूरी क्योंकि अभी विवाह की पहली जून में ही है, यानी पहली विवाह की जून में, इसलिए नहीं हुई। और दूसरे वह इस बात से भी नहीं है कि उसका गौना आए अभी जितने महीने हुए हैं वे सारे महीने मिलकर भी एक साल नहीं बनेंगे। 5-6 साल हुए प्रभाती जब अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने के लिए अपने गांव गया था। तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन इस अंगूरी के बाप ने उसका अंगोछा निचोड़ दिया था। किसी भी मर्द का यह अंगोछा भले ही अपनी पत्नी की मौत पर आंसुओं से नहीं भीगा होता। चौथे दिन या क्रिया के दिन नहाकर बदन पोंछने के बाद वह अंगोछा पानी से ही भीगा होता है। पर इस साधारण सी गांव की रस्म से किसी और लड़की का बाप उठकर जब यह अंगोछा निचोड़ देता है तो जैसे कह रहा होता है, उस मरने वाली की जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ और अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा आंसुओं से भीगा हुआ अंगोछा भी सुखा दिया है। इस तरह प्रभाती का इस अघूरी के साथ दूसरा विवाह हो गया था। पर एक तो अघूरी अभी आयु की बहुत छोटी थी और दूसरे अघूरी की माँ गठिया के रोग से जुड़ी हुई थी, इसलिए गौने की बात 5 सालों पर जा पड़ी थी। फिर एक एक कर 5 साल भी निकल गए थे और इस साल जब प्रभाती अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपने गांव गौना लेने गया था तो अपने मालिकों को पहले ही कह गया था कि या तो वह अपनी बहू को भी साथ लाएगा और शहर में अपने साथ रखेगा, या फिर वह भी गांव से नहीं लौटेगा। मालिक पहले तो दलील करने लगे थे कि एक प्रभाती की जगह अपनी रसोई में से वे 2 जनों की रोटी नहीं देना चाहते थे। पर जब प्रभाती ने ये बात कही कि वह कोठरी के पीछे वाली कच्ची जगह को पोत कर अपना अलग अलग चूल्हा बनाएगी, अपना पकाएगी, अपना खाएगी, तो उसके मालिक यह बात मान गए थे। सो अंगूरी शहर आ गई थी।
चाहे अंगूरी ने शहर आकर कुछ दिन मोहल्ले के मर्दों से तो क्या, औरतों से भी घूंघट न उठाया था, पर फिर धीरे धीरे उसका घूंघट छीना हो गया था। वह पैरों में चांदी की झांझरें पहनकर छनक छनक करती मोहल्ले की रौनक बन गई थी। एक झांझर उसके पाँव में पहनी होती, एक उसकी हंसी में। चाहे वह दिन का अधिकतर हिस्सा अपनी कोठरी में ही रहती थी, पर जब भी बाहर निकलती एक रौनक उसके पाँव के साथ साथ चलती थी। यह क्या पहनी है अंगूरी? यह तो मेरे पैरों की छैल चूड़ी है, और यह उंगलियों में यह तो बिछुआ है, और यह बाहों में यह तो पछेला है, और माथे पर आलीबंद कहते हैं इसे। आज तुमने कमर में कुछ नहीं पहना। तगड़ी बहुत भारी लगती है, कल को पहनूंगी। आज तो मैंने तौक भी नहीं पहना, उसका टाका टूट गया है। कल शहर में जाऊंगी, टाका भी गढ़ाऊंगी और नाक की कील भी लाऊंगी। मेरी नाक को नक्शा भी था, इतना बड़ा, मेरी सास ने दिया नहीं। इस तरह अंगूरी अपने चांदी के गहने एक नखरे से पहनती थी, एक नखरे से दिखाती थी। पीछे जब मौसम फेरा था, अंगूरी का अपनी छोटी कोठरी में दम घुटने लगा था। वह बहुत बार मेरे घर के सामने आ बैठती थी। मेरे घर के आगे नीम के बड़े बड़े पेड़ हैं, और इन पेड़ों के पास जरा ऊंची जगह पर एक पुराना कुआं है। चाहे मोहल्ले का कोई भी आदमी इस कुएं से पानी नहीं भरता, पर इसके पार एक सरकारी सड़क बन रही है, और उस सड़क के मजदूर कई बार इस कुएं को चला लेते हैं, जिससे कुएं के गिर्द अक्सर पानी गिरा होता है, और यह जगह बड़ी ठंडी रहती है। क्या पढ़ती हो बीबी जी? एक दिन अंगूरी जब आई, मैं नीम के पेड़ों के नीचे बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तुम पढ़ोगी? मेरे को पढ़ना नहीं आता। सीख लो ना। क्यों? औरतों को पाप लगता है पढ़ने से। औरतों को पाप लगता है, मर्द को नहीं लगता? ना, मर्द को नहीं लगता। यह तुम्हें किसने कहा है? मैं जानती हूँ। फिर मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे पाप लगेगा? शहर की औरत को पाप नहीं लगता, गांव की औरत को पाप लगता है। मैं भी हंस पड़ी और अंगूरी भी। अंगूरी ने जो कुछ सीखा सुना हुआ था उसमें उसे कोई शंका नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कुछ न कहा। वह अगर हंसती खेलती अपनी ज़िंदगी के दायरे में सुखी रह सकती थी तो उसके लिए यही ठीक था। वैसे मैं अंगूरी की मुंह की ओर ध्यान लगाकर देखती रही। गहरे सांवले रंग में उसके बदन का मांस गूंथा हुआ था। कहते हैं औरत आटे की लोई होती है, पर कईयों के बदन का मांस उस ढीले आटे की तरह होता है जिसकी रोटी कभी गोल नहीं बनती, और कईयों के बदन का मांस बिल्कुल खमीरे आटे जैसा, जिसे बेलने से फैलाया नहीं जा सकता। सिर्फ किसी किसी के बदन का मांस इतना सख्त गूंथा होता है कि रोटी तो क्या, चाहे पूरियां बेल लो। मैं अंगूरी के मुंह की ओर देखती रही, अंगूरी की छाती की ओर, अंगूरी की पिंडलियों की ओर। वह इतने सख्त मंदे की तरह गूंथी हुई थी कि जिससे मठरियां तली जा सकती थी, और मैंने इस अंगूरी का प्रभाती भी देखा हुआ था, ठिगने कद का, ढलके हुए मुंह का, कसोरे जैसा। और फिर अंगूरी के रूप की ओर देखकर मुझे उसके खाविंद के बारे में एक अजीब तुलना सूझी कि प्रभाती असल में आटे की इस घनी गूथी लोई को पका कर खाने का हकदार नहीं, वह इस लोई को ढककर रखने वाला कठवत है। इस तुलना से मुझे खुद ही हंसी आ गई, पर मैं अंगूरी को इस तुलना का आभास नहीं देना चाहती थी, इसलिए उससे मैं उस गांव की छोटी छोटी बातें करने लगी। माँ बाप की, बहन भाइयों की और खेत खलिहानों की बातें करते हुए मैंने उससे पूछा, अंगूरी तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी सी होती है, 5-7 साल की, जब वह किसी के पाँव पूछ लेती है। कैसे पूछती है पाँव? लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली ले जाता है, साथ में रुपए, और लड़के के आगे रख देता है। या तो एक तरह से बाप ने पाँव पूछ लिए, लड़की ने कैसे पूछे? लड़की की तरफ से तो पूछे।
पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं। लड़कियां नहीं देखती, लड़कियां अपने होने वाले खाविंद को नहीं देखती ना, कोई भी लड़की नहीं देखती ना। पहले तो अंगूरी ने ना कर दी, पर फिर कुछ सोच कर कहने लगी, जो लड़कियां प्रेम करती हैं वे देखती हैं। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम करती हैं? कोई कोई जो प्रेम करती है उनको पाप नहीं लगता। मुझे असल में अंगूरी की वह बात स्मरण आई थी कि औरत को पढ़ने से पाप लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि उस हिसाब से प्रेम करने से भी पाप लगता होगा। पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है, अंगूरी ने जल्दी से कहा। अगर पाप लगता है तो फिर वे क्यों प्रेम करती हैं? जे तो बात यह होती है कि कोई आदमी जब किसी छोकरी को कुछ खिला देता है तो वह उससे प्रेम करने लग जाती है। कोई क्या खिला देता है उसको? एक जंगली बूटी होती है, बस वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है। छोकरी उसे प्रेम करने लग जाती है, फिर उसे वही अच्छा लगता है, दुनिया का और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच? मैं जानती हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। किसे देखा था? मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से। फिर क्या, वह तो पागल हो गई उसी के पीछे, शहर चली गई उसके साथ। यह तुम्हें कैसे मालूम है कि तेरी सखी ने उसने बूटी खिलाई थी? बर्फ़ी में डालकर खिलाई थी, और नहीं तो क्या। वह ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती? वह उसको बहुत चीज़ें लाकर देता था, शहर से धोती लाता था, चूड़ियाँ भी लाता था, शीशे की और मोतियों की माला भी। ये तो चीज़ें हुई ना, पर यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसने जंगली बूटी खिलाई थी? नहीं खिलाई थी तो फिर वह उसको प्रेम क्यों करने लग गई? प्रेम तो यूँ भी हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिससे माँ बाप बुरा मान जाए, भला उससे प्रेम कैसे हो सकता है? तूने वह जंगली बूटी देखी है? मैंने नहीं देखी। वो तो बड़ी दूर से लाते हैं, फिर छिपाकर मिठाई में डाल देते हैं या पान में डाल देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाना। तूने तो बहुत अच्छा किया कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाई, पर तेरी उस सखी ने कैसे खा ली? अपना किया पाएगी कहने को तो अंगूरी ने कह दिया, पर फिर शायद उसे सहेली का स्नेह आ गया या तरस आ गया। दुखे हुए मन से कहने लगी, बावरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी भी नहीं लगाती थी, रात को उठ कर गाने गाती थी। क्या गाती थी? पता नहीं क्या गाती थी। जो कोई बूटी खा लेती है बहुत गाती है, रोती भी बहुत है। बहुत गाने से रोने पर आप पहुंची थी, इसलिए मैंने अंगूरी से और कुछ न पूछा। और अब बड़े थोड़े ही दिनों की बात है। एक दिन अंगूरी नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप मेरे पास आ खड़ी हुई। पहले जब अंगूरी आया करती थी तो छन छन करती, 20 गज दूर से ही उसके आने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। पर आज उसके पैरों की झांझरें पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। मैंने किताब से सिर उठाया और पूछा, क्या बात है अंगूरी? अंगूरी पहले कितनी ही देर मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से कहने लगी, बीवी जी मुझे पढ़ना सिखा दो। क्या हुआ अंगूरी? मुझे नाम लिखना सिखा दो। किसी को खत लिखोगी? अंगूरी ने उत्तर न दिया, एकटक मेरे मुंह की ओर देखती रही। पाप नहीं लगेगा पढ़ने से? मैंने फिर पूछा। अंगूरी ने फिर भी जवाब न दिया और एकटक सामने आसमान की ओर देखने लगी। यह दोपहर की बात थी। मैं अंगूरी को नीम के पेड़ के नीचे बैठी छोड़कर अंदर आ गई थी। शाम को फिर कहीं मैं बाहर निकली तो देखा अंगूरी अब भी नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बड़ी सिमटी हुई थी, शायद इसलिए कि शाम की ठंडी हवा देह में थोड़ी थोड़ी कपकपी छेड़ रही थी। मैं अंगूरी की पीठ की ओर थी। अंगूरी के होठों पर एक गीत था, पर बिल्कुल सिसकी जैसा। मेरी मुंदरी में लागो नगिनवा, हो बैरी कैसे काटू जो बुनवा। अंगूरी ने मेरे पैरों की आहट सुन ली, मुंह फेर देखा और फिर अपने गीत को अपने होठों में समेट लिया। तू तो बहुत अच्छा गाती है अंगूरी। सामने दिखाई दे रहा था कि अंगूरी ने अपनी आंखों में कांपते आंसू रोक लिए और उनकी जगह अपने होठों पर एक कांपती हंसी रख ली। मुझे गाना नहीं आता है, यह तो तेरी सखी गाती थी, उसी से सुना था।
फिर मुझे भी तो सुनाओ। ऐसे ही गिनती है बरस की, 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरखा। ऐसे नहीं, गा के सुनाओ। अंगूरी ने गाया तो नहीं, पर 12 महीनों को ऐसे गिना दिया जैसे यह सारा हिसाब वह अपनी उंगलियों पर कर रही हो। 4 महीने राजा ठंडी होवत है, थर थर कापे करेजवा। 4 महीने राजा गर्मी होवत है, थर थर कापे पवनवा। 4 महीने राजा बरखा होवत है, थर थर कापे बदरवा। अंगूरी अंगूरी एकटक मेरे मुंह की ओर देखने लगी। मन में आया कि इसके कंधे पर हाथ रख के पूछूं, पगली कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली। मेरा हाथ उसके कंधे पर रखा भी गया, पर मैंने यह बात पूछने के स्थान पर यह पूछा, तूने खाना भी खाया है या नहीं? खाना? अंगूरी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। उसके कंधे पर रखे हुए हाथ के नीचे मुझे लगा कि अंगूरी की सारी देह काँप रही थी। जाने अभी अभी उसी ने जो गीत गाया था, बरखा के मौसम में काँपने वाला बादलों का, गर्मी के मौसम में काँपने वाली हवा का और सर्दी के मौसम में काँपने वाले कलेजे का, उस गीत का सारा कंपन अंगूरी की देह में समाया हुआ था। यह मुझे मालूम था कि अंगूरी अपनी रोटी खुद ही बनाती थी। प्रभाती मालिकों की रोटी बनाता था और मालिकों के घर से ही खाता था, इसलिए अंगूरी को उस रोटी की चिंता नहीं थी। इसलिए मैंने फिर कहा, तूने आज रोटी बनाई है या नहीं? अभी नहीं, सवेरे बनाई थी। चाय पी थी? चाय? आज तो दूध ही नहीं था। आज दूध क्यों नहीं लिया था? वह तो मैं लेती नहीं। वह तो तू रोज़ चाय नहीं पीती? पीती हूँ। फिर आज क्या हुआ? दूध तो वह राम तारा हमारे मोहल्ले का चौकीदार है, सबका साझा चौकीदार। सारी रात पहरा देता है। वह सवेर सार खूब उनिंदा होता है। मुझे याद आया है कि जब अंगूरी नहीं आई थी, वह सवेरे ही हमारे घरों से चाय का ग्लास मांगा करता था, कभी किसी के घर से और कभी किसी के घर से, और चाय पीकर वह कुएं के पास खाट डालकर सो जाता था। और अब जब से अंगूरी आई थी, वह सवेरे ही किसी ग्वाले से दूध ले आता था, अंगूरी के चूल्हे पर चाय का पतीला चढ़ाता था और अंगूरी, प्रभाती और रामतारा तीनों चूल्हे के गिर्द बैठकर चाय पीते थे। और साथ ही मुझे याद आया कि रामतारा पिछले 3 दिनों से छुट्टी लेकर अपने गांव गया हुआ था। मुझे दुखी हुई हंसी आई और मैंने कहा, और अंगूरी, तुमने 3 दिन से चाय नहीं पी? ना, अंगूरी ने जुबान से कुछ न कहकर केवल सिर हिला दिया। रोटी भी नहीं खाई। अंगूरी से बोला न गया। लग रहा था कि अगर अंगूरी ने रोटी खाई भी होगी तो न खाने जैसी ही। रामतारे की सारी आकृति मेरे सामने आ गई। बड़े फुर्तीले हाथ पांव, एक हरा बदन, जिसके पास हल्के हल्के हंसती हुई और शर्माती आंखें थीं, और जिसकी जुबान के पास बात करने का एक खास सलीका था। अंगूरी जी, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने? अंगूरी के मुंह पर आंसू बहने निकले। इन आंसुओं ने बह बहकर अंगूरी की लटों को भिगो दिया और फिर इन आंसुओं ने बह बहकर उसके होठों को भिगो दिया। अंगूरी के मुंह से निकलते अक्षर भी गीले थे। मुझे कसम लागे जो मैंने उसके हाथ से भी कभी मिठाई खाई हो। मैंने पान भी कभी नहीं खाया, सिर्फ चाय। जाने उसने चाय में ही। और आगे अंगूरी की सारी आवाज़ उसके आंसुओं में डूब गई। शुक्रिया।